दोस्तों, यह हेलो फेसबुक लघु कथा सम्मेलन, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे संयोजन में पहली बार सोशल मीडिया पर आज से 4 साल पहले कोरोना काल में आरंभ जो किया गया वो आज तक अ, नियमित रूप से जारी है। और हर सप्ताह हम लोग लघु कथा सम्मेलन को लेकर उपस्थित होते हैं। पहले केवल फेसबुक में आते थे, अब गूगल मीट के माध्यम से हम लोग सामने आते हैं। विजय कुमारी मौर्य। और गूगल मीट के माध्यम से आने से यह लगता है कि हम लोग आमने सामने एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, गुफ्तगू कर लेते हैं। नहीं तो फेसबुक पर तो केवल हम रचनाओं को प्रस्तुत कर पाते थे। एक बदलाव हमने जो किया है, 2 बदलाव, वो काफ़ी सफल रहा। पहली बार की यह कार्यक्रम जो दिन में के बजाय रात को होने के कारण कई लोग जुड़ जाते हैं जो लोग नहीं जुड़ पाते थे। और दूसरी बात कि गूगल मीट पर होने के कारण इस कार्यक्रम को हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर भी डालने का प्रयास करते हैं बाद में। और तीसरी बात कि यह लाइव भी हो रहा है। हेलो फेसबुक ये फेसबुक के अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका के पेज पर यह लाइव भी हो रहा है, जहाँ और भी अनीता रश्मि, सुनील उपाध्याय, कई लोग जुड़ गए हैं, दुर्गेश मोहन, कई लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ से भी आप लोग को लोग देख रहे हैं। तो यह ना समझिए कि आप लोग जो गूगल मीट में है इतने ही लोग हैं, बाहर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग देख रहे हैं। और हम सबका हार्दिक स्वागत करते हुए आज हेलो फेसबुक लोक कथा सम्मेलन का आरंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि आज सप्ताह भर जो नेतृत्व करते हैं लोक कथा सप्ताह या कहानी सप्ताह या कविता सप्ताह, वो हमारे आज के पटल पर प्रथम सत्र में उपस्थित होते हैं, जिनमें पूरे सप्ताह की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध लोक कथा लेखिका सुनीता मिश्रा ने किया है। और हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। वो एक सशक्त लोक कथा लेखिका हैं और उनके बारे में हर लोग जानते हैं। उनका सहयोग हमेशा इस पटल को प्राप्त होता रहा है और आप लोग के सहयोग से ही यह सब कार्यक्रम हम करते भी है। क्योंकि इसका तो कोई व्यावसायिक आधार नहीं है, बस यही है कि हम कुछ सीखें, कुछ सिखलाएं, एक दूसरे से कुछ गुफ्तगू करें। दिव्यांजलि सोनी। गुफ्तगू करें। आज हमारे मुख्य अतिथि प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि आज हमारे नरेंद्र कौर छाबड़ा, वरिष्ठ लघु कथा लेखिका, हमारे सामने उपस्थित है। उनका भी हम स्वागत करते हैं मंच की ओर से। और प्रथम सत्र में हम जैसा कि हमने उनके व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर हम चर्चा करते हैं प्रथम सत्र में, और उनका एकल पाठ सुनते हैं 15 मिनट। और 15 मिनट उनके लोक कथा पाठ के बाद उस पर चर्चा हमारे मुख्य अतिथि ये अध्यक्ष महोदय जो होती हैं वो करती हैं या करते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं। तो आज संगीता मिश्रा हमारी इस गोष्ठी के अध्यक्ष हैं, वो उनकी समीक्षा करेंगी। और उसके अंत में, प्रथम सत्र के अंत में हमारी जो अध्यक्ष हैं सुनीता मिश्रा, वो लोक कथा पाठ करेंगी, 2 लोक कथाओं का पाठ करेंगी, जिसकी समीक्षा हमारे मुख्य अतिथि नरेंद्र कौर छाबड़ा करेंगे। यह हमारे आज का कार्यक्रम है। और दूसरा सत्र उसके बाद आरंभ होगा, जिसमें जो भी लोग अभी तक जुड़े हैं उन लोगों के लोक कथाओं का पाठ होगा। एक-एक लोक कथाओं का पाठ होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, वो 2-2 मिनट उस पर टिप्पणी करेंगे। और इसमें निसंकोच भाव से आप अपने भाव को प्रकट करेंगे। जो आप महसूस करते हैं, लोक कथा को सुनकर जो आप महसूस करेंगे, आप उन्हें कुछ बतला भी सकते हैं, सिखला भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। यह सीखने और सिखलाने का सिलसिला है। मैं आपको बतला दूं कि आज जो सुनीता मिश्रा हमारे मंच पर हैं, वो भोपाल की हैं, सेवानिवृत्त प्राचार्य। वो कन्या विद्यालय ग्वालियर की हैं। स्नातकोत्तर मनोविज्ञान उन्होंने किया। देश की विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही है। और दोराहा प्रकाशित कहानी लघु कथा संग्रह तथा कलम बोलती है कहानी संग्रह चर्चित रही है। लेखिका संघ मध्य प्रदेश दोराहा लघु कथा संग्रह के लिए लेखिका संघ द्वारा नवलेखन पुरस्कार से सम्मानित भी की गई। भोपाल की सामाजिक संस्था उड़ान तथा समाज कल्याण समिति द्वारा भोपाल रत्न से भी सम्मानित है। विश्व हिंदी लेखिका संघ द्वारा साहित्य लेखन के लिए भी वो सम्मानित की गई है। जेमिनी अकादमी
हरियाणा द्वारा लघु कथा रत्न उन्हें प्राप्त है। इस प्रकार इनका तो और भी बहुत वृहद परिचय परिचय है, लेकिन हम इनका एक संक्षिप्त परिचय इसलिए दे दिए ताकि हमारे जो आज की अध्यक्षता करी है उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हो सके। और हमारी जो आज की मुख्य अतिथि है नरेंद्र कौर छाबड़ा, इनका तो कई बार परिचय पहले भी दे चुका हूँ। कई बार हमारे मंच पर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज किया है। मुख्य अतिथि अध्यक्ष हर तरह से आज पुनः वह हमारे आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है, जो विज्ञान स्नातक की है और पिछले 40 वर्षों से लेखन कार्य जारी है। अब तक देश की लगभग सभी स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। अब धर्मयुग, कथादेश, नवनीत, हंस, सरिता, गृहशोभा, मेरी सहेली, कथा बिंब, आउटलुक, वनिता, विपाशा, इस तरह की तमाम, नवभारत टाइम्स, इस पत्रिकाओं के नाम सुनकर ही आप महसूस कर सकते हैं कि यह कितनी प्रतिष्ठित लेखिकाएं और इनकी रचनाएं कितनी उम्दा उम्दा पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। तो हम नरेंद्र कौर छाबड़ा जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। अभी अभी निर्मल कुमार डे भी जुड़ गए हैं। अब तक इनकी 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। नमस्कार सबको, हार्दिक बधाई। अच्छा, इतनी पुस्तक प्रकाशित होने 11 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई है। पंजाबी कहानी संग्रह, पंजाबी कहानी संग्रह है, एक लेख संग्रह प्रकाशित है। तमिल में, मराठी में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई है पुस्तक संकलन में। माने कई भाषाओं में इनकी रचनाएं आई है। पहला कथा संग्रह पेड़ प्रतिनिधि कहानियों को केंद्रीय निदेशालय का हिंदी तक भाषी पुरस्कार राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के हाथों इन्हें प्राप्त हुआ है। यह हम सबकी गौरव की बात है। कहानी संग्रह एक और गंधारी तथा प्रतिबिंब को महाराष्ट्र साहित्य अकादमी का मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और भी कई पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। सबकी चर्चा हम यहाँ करना संभव नहीं है, क्योंकि हम कई लोगों की रचनाओं को सुनना भी हमें है। ये जो है, ये निश्चित है कि कथा बिंब पत्रिका में जो कहानी प्रतियोगिता हमेशा आयोजित की जाती रही है, जिसका हमेशा चर्चा होती रहती है, उसमें भी इनकी कहानी को सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आकाशवाणी से तो ये 40 वर्षों से लगातार जुड़ी रही हैं। और इन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि जो बहुत कम लोगों को शायद मालूम हो, लोकमत समाचार जो है उसे 7 वर्षों तक फीचर संपादक का इन्होंने कार्य किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई नरेंद्र कौर छाबड़ा जी को। एक लंबे अरसे से यह साहित्य की सेवा कर रही है और हम इनका मंच की ओर से, अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं। इनका सहयोग हमारे मंच को मिलता रहा, यह हमारा सौभाग्य है, हमारे मंच का सौभाग्य है। और आज वह मंच पर उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हुए मैं दिखला दूं कि आज उनकी एक किताब भी मेरे पास आई है, दावत। इनकी नई कविता, ये लघु कथा संग्रह है। क्योंकि आज लघु कथा सम्मेलन है, इसलिए दिखलाना जरूरी समझा था। यह स्वतंत्र प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है और यह हमारा सौभाग्य है कि हम जो उनके, किन्हीं का माइक खुला हुआ है, कृपया माइक को बंद कर लीजिए, माइक को म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्ब होता है ना। तो यह हमारी प्रसन्नता की बात है। हमने कुछ लोक कथाओं को देखा भी है, काफ़ी उन्होंने बेहतर लिखा है। लोक कथा के माने में के क्षेत्र में वे एक अप्रतिम हस्ताक्षर है। और उनके बारे में हमने जो थोड़ा बहुत उनकी लोक कथाओं को पढ़ कर हमने जो लिखा था, पढ़ा था, वह इसमें प्रकाशित है। इन्होंने स्थान दिया है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह सम्मान दिया है। और निश्चित तौर पर पूरी पुस्तक में यह अकेला उनकी लोक कथाओं पर जो लिखा गया है बहुत छोटा सा है। ऐसे तो लोक कथाएँ उनके बारे में अपना पूरा परिचय देता है, लेकिन उन्होंने इतना महत्वपूर्ण हमारे विचारों को समझा और स्थान दिया, इसके लिए हम उनको पुनः बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हमने जो लिखा है, मात्र इसलिए मैं अलग से कोई डायरी लिखने का आज प्रयास नहीं किया। उनके पास डायरी तो पहले लिख चुका हूँ, मैं उसे ही अभी पढ़ कर सुनाता हूँ। उसके बाद उनका एक और पाठ सुनेंगे। लघु कथा कम शब्दों में और कम समय में व्यक्ति के भीतर जाकर अधिक से अधिक सार्थक चिंतन और वैचारिक विमर्श का कारण बनती है। शायद इसीलिए एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में लघु कथाओं का विशेष दायित्व बनता है। इस दायित्व निर्वाह में वरिष्ठ लेखिका नरेंद्र कौर छाबड़ा अग्रणी भूमिका निर्वाह करते हुए नजर आती हैं।
उनकी अधिकांश लघु कथाएं सामाजिक और पारिवारिक विसंगतियों के खिलाफ एक हथियार का काम करती है। उनकी अनेक ऐसी लघु कथाएं हैं जो सामाजिकता से लैस होकर एक नई सोच को रेखांकित करती है, साथ ही हमारी रूढ़िवादिता और संकीर्ण भावना के ऊपर प्रहार भी करती है। इन लघु कथाओं को पढ़ते हुए लगता है कि सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करने की दिशा में नरेंद्र कौर छाबड़ा एक सशक्त लघु कथा लेखिका है। सजा, सुरक्षित स्थान, पीड़ा, डस्टबिन, मजबूरी, कातरता, संवेदनहीनता, समाज सेविका, मानसिकता, पान, स्वाभिमान, कुल दीपक, लड़का लड़की, पुश्तैनी धंधा आदि ऐसी अनेक लघु कथाएं हैं जो मन मस्तिष्क को झिंझोर कर रख देती है। कथ्य शिल्प और लघु कथा के मानकों पर खड़ी उनकी लघु कथाओं का खड़ी लघु कथाओं का संदेश भी उम्दा और सकारात्मक है। मुझे उम्मीद है उनका लघु कथा संग्रह दावत पाठकों को की कसौटी पर खड़ा उतरेगा। तो यह उनकी लघु कथा पर हमने कभी उनको लिखा था, वो उन्होंने इसमें स्थान दिया है। अब हम सीधे देखते हैं कि इस पैमाने पर वो कहाँ तक खड़ी उतरती है। हम आज उनकी एकल पाठ के तहत अभी तक 15 मिनट हम उनको समय देते हैं और मैं चाहूँगा कि वे कृपया आएँ, 2 शब्द सबसे पहले वो प्रकट करें मुख्य अतिथि के रूप में, और 2 शब्द अपने प्रकट करते हुए इस हेलो फेसबुक लोक कथा सम्मेलन का आरंभ करें और उसके बाद वे 15 मिनट अपनी एकल लोक कथा, अपनी पसंद की लोक कथाओं का पाठ करेंगी और उन लोक कथाओं पर हमारी जो आज की अध्यक्ष हैं सुनीता मिश्रा जी, वो अपनी टिप्पणी देंगी। नरेंद्र कौर छाबड़ा जी को हम आमंत्रित करते हैं। अवसर मंच के संयोजक सिद्धेश्वर जी, आज की अध्यक्ष सुनीता जी तथा मंच पर उपस्थित सभी लेखक तथा साहित्य प्रेमी सभी को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले सिद्धेश्वर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पिछले 4 सालों में जो शुरू किया है ये मंच, इससे बहुत लोगों को लाभ मिला है। जो लोग लघु कथाएं नहीं लिखते थे वे भी लघु कथाएं लिखने लगे हैं, जो पहले कविताएं या दूसरा का लिखते थे, तो बहुत प्रोत्साहन देते हैं और सबके जो भी अपनी सुनाते हैं रचनाएं, उस पर सकारात्मक और अपनी तरफ से उसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं उसकी राय भी बेबाक देते हैं। तो बहुत अच्छा पटल चल रहा है ये, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह ये प्रगति करते रहेगा और हम सब इनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और उनके भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। सिद्धेश्वर जी के तो आप लोग का स्नेह, आपका सहयोग मिलता रहेगा तो हम निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी तो सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप लेखक हैं, चित्रकार हैं, संगीतकार हैं, सब कुछ ही। अब तो आप अभिनय भी करने लगे हैं, गाने भी लगे हैं, तो इतनी बहुमुखी प्रतिभा है आप, तो बहुत अच्छा लगता है। आपके रेखा चित्र तो मुझे बहुत बहुत पसंद आते हैं और अपने इतनी सारी पत्रिकाओं में इनके रेखा चित्र प्रकाशित होते रहते हैं। बहुत बड़ी बात है ये और बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनको बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ, शुभकामनाएं भी देती हूँ। धन्यवाद। और आज का जो हमारे कार्यक्रम है इसकी हम शुरुआत करते हैं और मैं 15 मिनट के लिए जितनी भी मेरी 7, 6, 7, 8 जितनी भी लघु कथाएं पढ़ सकूंगी मैं 15 मिनट में पढ़ लूंगी। तो ये देखिए, हम लोग का सौभाग्य है नरेंद्र कौर छाबड़ा जी की आपकी उपस्थिति में 1 दर्जन से अधिक लोक कथा लेखक अब जुड़ गए हैं और सोशल मीडिया पर उससे अलग, तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद। तो मैं अपनी लघु कथाएं शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले ये लघु कथा सुना रही हूँ विडंबना। इसका मैंने पंजाबी अनुवाद भी किया था और वो कल ही एक मैगजीन आती है पंजाबी की, उसका नाम है छिन। छिन मतलब क्षण, तो उसमें वो छपी है पंजाबी में। तो आज मैं उसका हिंदी अनुवाद, जो असल में वो मतलब हिंदी है वो लिखी हुई, उसका मैंने अनुवाद किया था। इसका नाम है विडंबना। बिना किसी सूचना के महरी 2 दिन नहीं आई। तीसरे दिन उसके आते ही कुछ गुस्से से उससे पूछा, क्यों बिना बताए छुट्टी कैसे मार ली? कहाँ गई थी? कहीं नहीं, घर पर ही थी।
उसने धीरे से कहा। अचानक उसके चेहरे पर नजर गई तो देखा माथे पर ताजा जख्म था, जिसके आसपास त्वचा काली पड़ चुकी थी। सूजन भी काफी थी। यह माथे पर चोट कैसी लगी? पूछने पर वह धीरे से बोली, कुछ नहीं, परसों मेरे मर्द ने मारा। इतना जालिम है तुम्हारा मर्द, उसे शर्म नहीं आई? पत्नी को इस तरह पीटा जाता है? और तुमने भी कुछ नहीं कहा? उसकी मार खाती रही। पुलिस में शिकायत करनी थी और उसे सीधा करवा देना था। आक्रोश में भरकर एक साथ कई सवाल कर डाले। क्या कहूं बीबी जी, जोरू मर्द में झगड़े तो चलते ही रहते हैं। वैसे मुझे प्यार भी तो कितना करता है। देखो, पिछले हफ्ते अपने हाथों से ये नई चूड़ियां और अंगूठी उसने मुझे पहनाई। परसों दारू पीकर आया था, नशा चढ़ा हुआ था। मैंने उसकी बात नहीं मानी तो जोर जबरदस्ती करके उसने मुझे पीट दिया। बाद में पछताया, फिर मेरे जख्मों को सेकता रहा, दवा भी लाकर दी और मुझसे माफी भी मांगी। 2 दिन काम पर भी नहीं आने दिया। कहकर वह सहजता से अपने काम में जुट गई और कुछ ही देर में रोज की तरह गुनगुनाते हुए वह अपने काम में फिर से व्यस्त हो गई थी। क्या और बात है, तभी मुझे बहुत और बढ़िया मैंने एक लाइन और जोड़ी थी जी। कि तभी मुझे याद आया कि शादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी मुझे तो पति ने कभी अपने हाथों से चूड़ियां नहीं पहनाई। क्या बात है, इस तरह से ये मैंने बाद में ऐड किया था। बहुत बढ़िया। दूसरी लघु कथा है समाज सेविका। महिला समाज सेवी संस्था ने इस माह नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन करने का फैसला किया। यह तय हुआ कि नेत्रों की जांच के साथ साथ छोटे मोटे विकारों का भी उपचार किया जाएगा। एक पारिवारिक नेत्र चिकित्सक को आमंत्रित कर उनसे स्वीकृति ले ली गई। सभा को संबोधित करते हुए संस्था के अध्यक्ष ने सुझाव दिया, जिनके पास अतिरिक्त व बेकार पड़े चश्मे के फ्रेम हो वो ले आए, ताकि निर्धन लोगों का फ्रेम का खर्च बच जाए। सभी को सुझाव पसंद आया। निश्चित दिन शिविर स्थल पर पुराने चश्मों के फ्रेमों का अच्छा खासा ढेर लग गया। इतने में ही श्रीमती बंसल पॉलीथीन का बड़ा सा बैग लिए वहां पहुंची। आसपास खड़ी महिलाओं को एक नजर देख अपना प्रभाव जमाने के उद्देश्य से बोली, मैंने सोचा चश्मे के फ्रेम तो काफी इकट्ठे हो जाएंगे, क्यों ना मैं मरीजों के लिए दवाइयां टॉनिक लेती चलूं। सभी की नजरें पल भर के लिए उन पर ठहर गईं। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, हमारे एक मित्र मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, अक्सर दवाइयां टॉनिक के सैंपल देते रहते हैं। ढेर सारी दवाइयां यूं ही पड़ी हैं घर में, कईयों की तो एक्सपायरी डेट भी निकल चुकी है। अब वे किस काम की, तो मैंने सोचा शिविर में ही दे देती हूँ, गरीब लोगों के काम आ जाएंगे। वाह, आपकी लोक कथाएं सकारात्मक संदेश देती है। तीसरी लघु कथा है कुल दीपक। पति पत्नी छुट्टियों में पहाड़ी स्थल पर घूमने निकले। शाम के समय झील के किनारे टहल रहे थे। तभी एक वृद्धा हाथ में कंघियों का बंडल लेकर आई और आग्रह करते हुए बोली, मैडम जी, यह कंघी सिर्फ 20 रुपए की है, लेकिन बहुत टिकाऊ है, ले लीजिए ना। पत्नी ने कोई रुचि नहीं दिखाई और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वृद्धा फिर चिरौरी करती बोली, ले लो ना, आज सवेरे से कंघी भी नहीं बिकी। पत्नी कुछ चिढ़कर बोली, तो मैं क्या करूं? मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत कंघियां हैं। वृद्धा रुआंसी हो गई। मैडम जी, रोज के 50 रुपए बहू बेटे को देती हूँ, तब तो एक वक्त का खाना मिलता है। आज एक कंघी भी नहीं बिकी, लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। उसकी आंखें डबडबा आई थी। पत्नी का दिल पसीज गया। कुछ नाराजगी से बोली, तुम्हारे बेटा बहू बड़े निर्दयी हैं। इस उम्र में तुम्हें धक्के खाने के लिए छोड़ दिया, उन्हें शर्म नहीं आती? वृद्धा बीच में ही बात काटते हुए बोली, मैडम, कंघी नहीं लेनी तो मत लो, मेरे बेटे को बुरा भला मत कहो। एक ही तो बेटा है मेरा, मेरे बुढ़ापे का सहारा, और मेरी चिता को अग्नि भी तो वही देगा ना। बेटे की माँ होने के गर्व के भाव उसके चेहरे पर स्पष्ट दिख गए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। तीनों पढ़ चुकी हूँ मैं पहले, बहुत ही अच्छी है। अगली कहानी है लड़का लड़की। रेल में हमारे सामने की सीट पर अधेड़ पति पत्नी अपनी 3 बेटियों और एक बेटे के साथ बैठे थे। बच्चे काफी शोर शराबा मचाए हुए थे। कभी किसी खाने की वस्तु के लिए आपस में उलझ पड़ते, तो कभी किसी खिलौने के लिए। उनकी माँ बीच बीच में डांट फटकार देती, जिससे कुछ मिनटों के लिए शांति छा जाती, पर फिर से उनकी शरारत शुरू हो जाती। लड़का सबसे बड़ा लगभग 12-13 बरस का था। उसके बाद सभी लड़कियां 2-3 वर्ष के अंतर की लगती थी। सबसे बड़ी लड़की लगभग 10 वर्ष की थी। सुंदर, गदबदी, कानों में शायद अभी अभी छेद करवा कर बूंदे पहने थे, क्योंकि उनके आसपास तेल हल्दी नजर आ रहे थे। खेलते खेलते बच्चों में फिर झगड़ा हो गया और लड़के ने लड़की के कान पर तमाचा जड़ दिया। उसके कान की त्वचा पर खून की बूंदें रिसने लगी। लड़की चीख पड़ी। माँ ने तनिक क्रोध से लड़के को देखा, पर तब तक लड़की ने भाई की कलाई पर जोर से दांत गड़ा दिए। भाई चीखा। उसकी कलाई पर दांतों के निशान उभर आए। माँ ने लड़की को एक जोर की चपत लगाई। क्यों री, शर्म नहीं आती? भाई को इतनी जोर से काट लिया, और तेरा दुश्मन है? इसने मुझे इतनी जोर से क्यों मारा? लड़की रोते रोते बोली। उसके मारने से तो मर तो नहीं गई, ले देकर एक अकेला लड़का है, उसके पीछे पड़ जाती हो तुम सब। माँ अभी भी क्रोध में बड़बड़ा रही थी। मेरे काटने से क्या वह मर जाता? लड़की के कहते ही माँ ने एक जोरदार झापड़ बेटी के गाल पर दे मारा। कल मुही कहीं की अनाप शनाप बके जा रही है। आज के बाद ऐसा कुछ बोली तो जुबान खींच लूंगी, समझी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है! लड़का लड़की के प्रति क्या दृष्टिकोण हो जाती है एक माँ की, और किस रूप में। बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र कौर छाबड़ा जो लोककथा पाठ कर रही है, बिल्कुल लग रहा है कि जैसे कि मैं आकाशवाणी से किसी उद्घोषका की आवाज़ सुन रहा हूँ। इतनी बढ़िया प्रस्तुति, इतनी अच्छी आवाज़ बहुत कम सुनने देखने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैडम जी। अगली लघु कथा है रोटी के सपने। और लोग कोई माइक खोले हो तो बंद कर लीजिएगा, किसी की आवाज़ आ रही है, माइक बंद कर लीजिए। सरकारी प्राथमिक स्कूल में खाने की छुट्टी की घंटी बजी। सभी बच्चों ने अपने टिफिन खोले और खाना खाने बैठ गए। 5वीं क्लास के विद्यार्थी खाना खाते हुए एक दूसरे के साथ बातें भी कर रहे थे। उनमें एक बच्चा बहुत गरीब परिवार से था। एक बच्चा बोला, पता है कल रात को मैंने क्या सपना देखा? मैं चांद पर पहुंच गया हूँ और वहां घूम रहा हूँ, बड़ा मजा आया। दूसरा बोला, मैं तो कल सपने में परियों के देश में घूम रहा था। इतनी सुंदर परियां थी कि क्या कहूँ। उनके बहुत सुंदर चमकीले रंग बिरंगे पंख थे। वे आसमान में ऐसे उड़ रही थी मानो हवा में तैर रही हो। उनके साथ मैं बहुत देर तक खेलता रहा। तीसरा बोला, मैं तो कल पता नहीं किस जहान में पहुंच गया। इतना खूबसूरत देश, सुंदर बगीचे, नदियां, झरने, प्यारे और सुंदर पक्षी, बहुत मजा आया देखकर। फिर तीनों ने गरीब बच्चे से पूछा, तूने क्या सपना देखा? गरीब बच्चा बोला, कल मैंने सपना देखा मेरी थाली में 4 रोटी पड़ी हैं, साथ में सब्जी और दाल और चटनी भी है। सभी हंसने लगे और बोले, तू क्या सोते हुए भी रोटी के सपने देखता है? वह बोला, जीवन में जो चीज हम पाना चाहते हैं उसी के सपने तो देखते हैं ना। क्या बात है, क्या बात है! इसमें मनोविज्ञान छुपा हुआ है। छोटे बच्चों। अगली लघु कथा है विवशता। इस साल बारिश बहुत कम आई। अकाल जैसा माहौल बना था। फसलें भी अच्छी नहीं हुई थी। गरीब लोग भूख से बेहाल थे। एक सेठ जी ने उदारता दिखाते हुए गरीबों को अनाज बांटना शुरू किया। उनके घर के सामने बच्चों की लंबी लाइन लगी थी। एक 10 वर्षीय लड़की अपने 3 साल के भाई को गोदी में उठाए लाइन में खड़ी थी। भाई को कभी पीठ पर ले लेती, कभी बगल में, तो कभी गोद में।
वहीं खड़े एक व्यक्ति ने कहा, इसे नीचे उतार दो, इतना भी छोटा नहीं, चल फिर सकता है, क्यों इसका वजन उठा रही हो? लड़की बोली, यह मेरा भाई है, इसका वजन कोई भारी नहीं, इसके पैर खराब हैं, चल नहीं सकता। फिर इसे घर छोड़ आती। क्या खाना बंद हो? इसे साथ लाई हूँ ताकि इसके हिस्से का अनाज भी मिल जाएगा, घर में 2-4 रोटी ज्यादा बन जाएगी तो सभी को खाने को मिल जाएगी, वरना कभी तो माँ भूखी रहती है और कभी बाप। अगली लघु कथा है मानसिक गुलामी। 3 वर्षीय मोनू को महंगे अंग्रेजी स्कूल में दाखिल कराने उसके मम्मी पापा ले जा रहे हैं। बंद है आपका माइक। है जी? क्या? आप सुनिए, सिद्धेश्वर जी का माइक बंद है, उन्होंने कोई प्रक्रिया नहीं दी, इसलिए मैं कह रही हूँ। नहीं नहीं, अभी प्रतिक्रिया तो देंगे हमारी अध्यक्ष महोदय। बाद में देखेंगे। हाँ हाँ। मानसिक गुलामी। 3 वर्षीय मोनू को महंगे अंग्रेजी स्कूल में दाखिल कराने उसके मम्मी पापा ले जा रहे हैं। एक अतिरिक्त उत्साह उनमें संचार कर रहा था। महीनों से उसके रात दाखिले की तैयारी चल रही थी। अंग्रेजी कविताएं, गिनती, 12 खड़ी, सभी कुछ उसे तोते की तरह रटे हुए थे। साक्षात्कार लेते समय जब प्रधानाध्यापक ने सोनू को ABCD सुनाने के लिए कहा तो बड़े उत्साह से वह बोला, B फॉर भगत सिंह, G फॉर गांधी, I फॉर इंडिया, N फॉर नेहरू। ये क्या बोल रहा है? प्रधानाध्यापिका के तने तेवर देखकर मोनू के पापा ने कहा, जी हमने ही उसे यह सब सिखाया है। अपने देश और देशभक्तों के बारे में बच्चों को जानकारी देना जरूरी है ना, तो हमने सोचा शुरुआत अपने बच्चे से ही की जाए। देखिए मिस्टर, हम यहाँ आपकी देशभक्ति देखने जांचने नहीं बैठे। यहाँ तो सभी बच्चों को B फॉर बलून, G फॉर गॉड, I फॉर इंक, N फॉर नेस्ट ही बोलना है। आप अपने बच्चों को ले जाइए और अगले साल लाए। प्रधानाध्यापिका ने टेबल पर रखी घंटी को दबाया और कहा, नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप एक अंतिम लघु कथा पढ़ेंगी। ठीक है, ये मैं शीर्षक लघु कथा पढ़ देती हूँ, दावत, जो आपके पास बुक आई है। जी जी। इसकी जो शीर्षक कहानी है दावत, वो सुना देती हूँ। जी जी। मंजू अपने 7 वर्षीय बेटे से कह रही है, सौरभ बेटा, देखो आज तो तुम्हारी दावत हो गई। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया है। तुम्हारी पसंद की खीर, पूरी, जलेबी, चने की शाही सब्जी, जो तुम्हें पसंद आती है। सौरभ ताली बजाकर नाचने लगा। वाओ मम्मी, यू आर ग्रेट। घर में काम करने वाली महरी की लगभग सौरभ की उम्र की बेटी, जो माँ का हाथ बटाने के लिए कभी कभी आ जाती है, वह भी सौरभ से बोली, कल हमारे घर भी दावत हुई थी। अच्छा, क्या बनाया था तुम्हारी माँ ने और क्या क्या पकवान तुमने खाए? सौरभ ने उत्सुकता से पूछा। कल हमारे घर दाल, चावल, रोटी और चटनी बनी, बड़े उत्साह से महरी की बेटी बोली। सौरभ जोर जोर से हंसने लगा। पागल, इसको दावत थोड़ी कहते हैं। दावत में तो खूब सारे पकवान, सब्जी, दाल, मिठाई, नमकीन, क्या क्या बनता है, तब जाकर वह दावत होती है। तुझे कुछ नहीं पता। हमारे घर में तो जिस दिन दाल, चावल, रोटी और चटनी बनती है तो माँ कहती है, चलो बच्चों आज तुम्हारी दावत है, और हम सब खूब खुश होकर खूब पेट भरकर खाते हैं, बहुत मजा करते हैं। महरी की बेटी ने आश्चर्य मिश्रित खुशी से कहा, यह सब तो रोज का खाना है, इसमें क्या नया है और दावत जैसी क्या बात है? सौरभ को अभी भी हैरानी हो रही थी। हमारा रोज का खाना तो अलग होता है ना, कभी रोटी नमक, कभी गुड़ रोटी, कभी प्याज रोटी, कभी रोटी हरी मिर्च की चटनी, बस। इसलिए जिस दिन दाल, चावल, रोटी, चटनी बनती है ना, तो उस दिन हमारी दावत होती है। सीधी सी बात है, सो सिंपल।
मेहरी की बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहुत बढ़िया नरेंद्र कौर छाबड़ा जी। आपने जितनी लोक कथाओं का पाठ किया है, हमने लोक कथाओं के बारे में, आपकी लोक कथाओं के बारे में हमने तो जो लिखा है वो हमने पहले पढ़ा भी, बता भी दिया आपको। लेकिन अच्छा, आपकी लोक कथाओं को निश्चित तौर पर पढ़ते समय एक हम अलग दुनिया में चले जाते हैं। उस दुनिया में जहाँ पर यथार्थ झलकता है, कल्पना से हम बाहर आ जाते हैं। किसी का माइक खुला हुआ है, कृपया माइक को बंद कर लीजिएगा। किसी का माइक खुला हुआ है, कृपया माइक को बंद कर लीजिए। मेरा मेरा हाँ, नरेंद्र जी आप भी बंद कर लीजिए। तो आपकी लौकथा और लौकथा पढ़ने का अंदाज, अब आपकी आवाज़, सब कुछ मिलकर एक इस तरह का वातावरण बना दिया कि लग रहा था कि हम सुनते रहे और सुनते रहे। लेकिन समय की बाध्यता और रात का समय और सभी लोगों को समेटने की हमारी इच्छा, इसको देखते हुए हमको थोड़ा विराम लगाना पड़ता है। लेकिन आपकी लोक कथाओं को पढ़कर वास्तव में बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमें अधिक इस पे बारे में नहीं बोलना है, हमने जो बोलना था हमने बोल दिया है। इसकी अध्यक्षीय टिप्पणी हमारी आज की सुनीता मिश्रा देंगी। हम इसलिए ही अध्यक्ष बनाते हैं ताकि वह किसी एक रचनाकार का अच्छे तरह से मूल्यांकन कर सके, उनके व्यक्तित्व कृतित्व को सामने रख सके। तो इस मायने से हालांकि त्वरित समीक्षा देना बड़ा कठिन काम है, हर लोग नहीं दे सकता, मैं स्वयं नहीं दे सकता। अब मेरी ये भूल हो गई, मुझे आपसे कुछ लोक कथाएं पहले मंगवानी चाहिए थी, उन्हें भेजनी चाहिए थी। ऐसा सुझाव भी हमें योगराज प्रभाकर ने भी दिया था और भी कई लोगों ने दिया था, तब सही मूल्यांकन हो पाता है। लेकिन मुझे लगता है कि सुनीता मिश्रा आपकी लोक कथाओं को बहुत पढ़ती रही है, आगे भी पढ़ती रही हैं। इसलिए मुझे लगता है बहुत अधिक कठिन दौर से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक सादर आमंत्रित करता हूँ आज के अध्यक्ष सुनीता मिश्रा को कि वे कृपया आपकी पढ़ी गई लोक कथाओं पर और आपके लोक कथाओं पर जो पढ़ती रही हैं, उस पर अपनी अध्यक्षीय टिप्पणी दें। सुनीता मिश्रा जी। सिद्धेश्वर जी, मुझे 1 मिनट दीजिए, केवल 1 मिनट। एकदम स्वागत है आपका। आ, नरेंद्र कौर छाबड़ा जी, मैंने आपकी सभी लघु कथाएं सुनी, बड़े ध्यान से सुनी, और मैं बहुत देर से आपको जानता हूँ, बहुत देर से आपसे परिचित हूँ। क्योंकि मैं एक पत्रिका का संपादक हूँ, तो सभी लघु कथाकारों के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आपने छिण का जिक्र किया, तो छिण मेरे शहर पटियाला से निकलती है और मेरे ही बच्चे हैं जो उसके संपादक हैं। बच्चे कह लीजिए, मेरे छोटे भाई कह लीजिए, वही संपादक हैं। मैं 2 बातें केवल कहना चाहूंगा, बहुत ही जिसको बोलते हैं नम्रता से, और इस विश्वास से कि आप उसको पॉजिटिवली लेंगी। आप बहुत सीनियर हैं मेरे से, एक्सपीरियंस में भी, तजर्बे में भी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको स्पोर्टिंगली लेंगी। मुझे आपकी रचनाओं के शीर्षक नहीं अच्छे लगे। आप शीर्षक बहुत कमजोर हैं आपके। सिद्धेश्वर जी ने आपकी रचनाओं के बारे में बड़ा मजबूरी हो गया, विवशता हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। आप जितने लोग मौजूद हैं उनसे पूछ लीजिए, हर एक बंदे की एक लघु कथा मजबूरी शीर्षक से होगी, विवशता से होगी, समाज सेवक समाज सेविका से होगी। एक आप इस पर ध्यान रखिए, क्यों, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो अट्रैक्टिव नहीं होगी। ये मेरा जाती तजुर्बा है। दूसरी बात, आपका लघु कथा पढ़ने का जो अंदाज है बहुत अच्छा है। बहुत एक एक शब्द जो है वो मोती की तरह जो कान में पड़ता है, मतलब बहुत स्पष्ट आप बोलती हैं। मैं आपकी 2 लघु कथाओं के बारे में बात करना चाहूंगा। एक तो कंघी वाली लघु कथा, उस लघु कथा में कंट्राडिक्शन है, आप जरा सोच के देखिएगा। अगर वो कंघी बेचने वाली माता जी को अपने बच्चों से इतना प्यार है कि उनके विरुद्ध नहीं सुन सकती, तो उनको ये भी नहीं कहना चाहिए था कि अगर मैं शाम को कमा कर नहीं लाऊंगी तो खाना नहीं मिलेगा। प्लीज इसके ऊपर आप थोड़ा गौर कीजिएगा। दूसरी बात, आपने बताया कि 10 साल के लड़की ने 3 साल के भाई को उठाया हुआ है और उसने कहा कि ये मेरे लिए भार नहीं है। पहली बात, ये आपकी रचना मौलिक नहीं है। अनकॉन्शियसली आपने एक ऐसी लघु कथा उठा ली
जो 50 वर्षों से मशहूर है। अगर आप कहेंगी तो मैं उसका आपको रेफरेंस दे दूंगा। खैर वो हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि मेरी लघु कथाएं कुछ सिद्धेश्वर से मिलती हो, सिद्धेश्वर जी की लघु कथाएं कुछ मुझसे मिलती हो, आपकी मुझसे मिलती हो, ये हो जाता। मैं आपके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। मैं पॉइंट किस आपके ऊपर आपके सामने पॉइंट क्या मैं रेज करना चाहता हूँ। 10 साल की बच्ची, 3 साल का बच्चा। आप मेरे से बड़ी होंगी मेरे ख्याल से। यदि आप 63 से बड़ी ज्यादा है तो आप मेरे से बड़ी हैं। अगर 63 साल से कम है तो आप मेरे से छोटी हैं। मैं दोनों हालतों में आपको एक सजेशन जरूर दे सकता हूँ। यदि कोई कम उम्र का बंदा ये लिखता ना कि 10 साल की लड़की ने 3 साल का बच्चा उठाया हुआ था, मैं सबसे पहले उसको ये पूछता कि भाई तुमने उसकी जन्म कुंडली देखी थी, ये 10 साल का ही है, ये 3 साल का है। तो सेव इसमें क्या है, लगभग 10 वर्षीय लड़की ने 3-1 साल के बच्चे को गोदी उठाया हुआ था। आप जो भी है ना, जिसको बोलते हैं कि शक की गुंजाइश को दूरी कर दीजिए ताकि को आपके ऊपर को उठा ही नहीं सके बात। अगर मैं कहूं कि 10 साल का बच्चा है, क्या आपने उसका बर्थ सर्टिफिकेट देखा था? ये मेरी बहुत ही एक ब्रादराना आपको मेरी राय है। छोटा भाई, बड़ा भाई, आप जो भी समझ लें। आप मुझे आशा है कि आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगी। मुझे बोलना नहीं था, मुझे कैमरे पे आना नहीं था। मेरे साथ मेरे बेडरूम में मेरे रिश्तेदार बैठे हुए हैं, हाँ, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। सिद्धेश्वर जी मेरे भाई हैं, इन्हें पता है कि मैं बेबाक बोलता हूँ। नहीं, अच्छी मैंने बात है, बहुत इससे ही कुछ प्यार कुछ मोहब्बत और से बेहतर आपको- बनने की प्रेरणा मिलती है। ये तो अच्छी बात है। नहीं, इस पे कुछ बुरा मानने की बात ही नहीं है। इसमें तो कुछ बहुत बात बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मैं भी आपसे काफी बड़ी हूँ उम्र में। हाँ, तो फिर मैं बड़ी करीब आप हूँ। काफी गहरी और बढ़िया बात बताई। अगर आप मेरे से बड़ी हैं, अगर आप मेरे से बड़ी हैं तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोड़न को उत्पाद। तो मैं तो वैसे ही बहुत बातें कह सकता हूँ। मैं आपसे लगभग 10 साल बड़ी हूँ। वैसे आप लग नहीं रही हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ, देखने में तो आप बड़े लग रहे हैं युवराज जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़ा लग रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद युवराज प्रभाकर देखिए, जी को। मैं बड़ा इसलिए हूँ कि मैं मेरी हाइट 6 फुट है, नरेंद्र जी की नहीं होगी 6 फीट, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप अनुभव में तो बड़े हैं ना हमारे से, अनुभव में बड़े हैं। और नहीं, हाँ, हम तो मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको युवराज प्रभाकर जी, मच। धन्यवाद। अब हम मुड़ते हैं अध्यक्ष उद्बोधन की ओर कि हमारे सबके अपने अपने विचार होते हैं, पसंद अपने अपने, ख्याल अपना अपना। और हम यदि किसी चीज़ से कुछ सीखना चाहें तो सीख भी सकते हैं, और यदि हमको अपनी बात अच्छी लगती है तो कोई जरूरी नहीं कि हम उसको बदल ही दें, लेकिन हमें उसे सकारात्मक रूप में लेना ज़्यादा बेहतर है। और क्योंकि जब तक कोई भी रचना, लघु कथा हो, कविता हो, कहानी हो, जब तक हम लिख कर अपने पास रखते वो मेरी होती है, लेकिन छपने के बाद, प्रसारित होने के बाद वो मेरी नहीं रह जाती है, वो समाज की हो जाती है। और समाज का अधिकार होता है वह उसे जिस रूप में मिले। तो प्रेमचंद ने भी लिखा, कई कहानियाँ उनकी अमर रही, बहुत अच्छी रही, कुछ आलोचना भी हुई, तो हर तरह की बातें होती है। तो हम अब बढ़ते हैं अध्यक्ष उद्बोधन की ओर और निवेदन करते हैं सुनीता मिश्रा जी से कि वो अपनी ओर से अपने विचार और अपने अध्यक्ष टिप्पणी प्रस्तुत करें। नमस्कार सिद्धेश्वर जी। विचार के संबंध में प्रकट करूं नरेंद्र जी की लघु कथा के संबंध में या लघु कथा के संबंध में? उनकी लघु कथा के बारे में, उनकी लघु कथा के बारे में, लघु कथा के जी। बारे में। अब यहाँ पे तो हमारे लघु कथा के प्रकांड पंडित योगराज सर बैठे हुए हैं, उनके सामने हम बहुत उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन नहीं, मैंने तो आप उनसे आप भयभीत ना हो। वो बोल दिए अलग हो गए, पर मैंने पहले कहा पसंद अपने अपने, ख्याल अपना अपना। आप अपनी ओर से भयभीत नहीं हो, क्योंकि वो बहुत सरल और सहज है। उनमें निश्चित तौर पर उन्होंने जो सुझाव दिया कितनी विनम्रता पूर्वक उन्होंने दिया है, ये तो निश्चित तौर पर बिल्कुल। ऐसा नहीं कि पहली बार उनसे रूबरू हुए हो, अक्सर मंच पर मिल जाते हैं तो बहुत सी बातें पता चलती हैं उनसे।
तो जहां तक लघु कथा का संबंध है, मैं सोचती हूँ कि लोग इसको बड़े हल्के में लेते हैं, लेकिन ये हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। ये बहुत गंभीर, हिंदी साहित्य की बड़ी गंभीर विधा है। और यह जो है लघु कथाएं, इनकी अगर हम उत्पत्ति सोचें या जन्म सोचें तो विसंगतियों से होता है। विसंगतियां हमें समाज में, परिवार में, धर्म में, राजनीति में, देश में, सब जगह अगर हम सोचे वैचारिक विसंगति, मनोवैज्ञानिक विसंगति, सब जगह हमें मिलती है और दिखाई पड़ती है, और हम उस पर अपने कथा के रूप में बनाकर, उस पर कथानक बनाकर, उसका एक शिल्प बनाकर लोगों के सामने रखते हैं। लघु कथा को अब अगर आप कहें कि भैया विसंगति क्या है, तो विसंगति का मतलब है विचलन, विसंगति का मतलब है भिन्नता, विसंगति का मतलब है असहमति। ये चीजें लघु कथा में विसंगति के रूप में आती हैं और इन पर ही हम कथा लिखते हैं, लघु कथा लिखते हैं। एकहरी विधा होती है। कई लोग जो होते हैं एक ही लघु कथा में दो तीन कथाएं डाल देते हैं, वो नहीं। लघु कथा बिल्कुल एकहरी विधा है और क्षण विशेष की ये घटना है। भूमिका लोग बहुत बांध देते हैं, तो भूमिका भी, जैसे नरेंद्र जी की सभी लघु कथाएं जितनी मैंने सुनी, वो सब बिल्कुल लघु कथा के मानकों पर है। हाँ, ये थोड़ी बहुत जो बात है मेरे भी दिमाग में आई थी कि हम लिख देते हैं 7 साल का बच्चा आगे आया, 10 साल की, तो भाई कैसे पता लेखक को कि वो हाँ, आगे लगभग आया, लिख देने से काम चल उसकी जाता उम्र है। का जी। कोई सर्टिफिकेट तो अपने पास है नहीं। इस बात का उसमें ध्यान रखना चाहिए। और कम से कम शब्दों का खर्च लघु कथा में करना चाहिए, तो विशेषता रहती है लघु कथा की। और लेखक को, मैं समझती हूँ, जहां तक मेरा ये विचार है कि लेखक को लघु कथा के अंत में अपना निष्कर्ष नहीं देना चाहिए। उसे बिना निष्कर्ष के अपनी लघु कथा छोड़ देनी चाहिए पाठकों पे, कि पाठक क्या चाहते हैं, या पाठक क्या मंथन कर रहे हैं, या पाठक का क्या चिंतन है इस विषय पर, जहां पर लघु कथा छोड़ी गई है। लघु कथा का कलेवर भी जो है, उसमें आप सभी जानते हैं मानक उसके आते हैं, कथानक, शीर्षक, भाषा शैली, संवाद, ये सब इसमें रहती है। लेकिन उसको सुगढ़ता गढ़ने के लिए हमें शब्दों का चयन बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। शब्दों का चयन ऐसा हो वो पाठक को प्रभावित कर सके। शीर्षक के साथ भी यही बात है कि शीर्षक ऐसा हो जो पाठक को मोह ले। शीर्षक सिरताज होता है, सरताज होता है लघु कथा का। लघु कथा क्या है? मैं तो सोचती हूँ सभी कहानी का गद्य विधाओं में शीर्षक सरताज होता है, तो शीर्षक का होना बहुत आवश्यक है। और सबसे ज्यादा बहुमूल्य तत्व है लघु कथा का अंत, जिसे कहते हैं पंच। अगर पंच मारक हो तो लघु कथा बिल्कुल, उसका अंत ऐसा होना चाहिए कि तीर की तरह दिल में जाके घुसे। आह या वाह, ये दो शब्द उसके साथ निकले। मैं तो एक बात ये भी कहती हूँ कि जैसे गरम तवे में ठंडा पानी डाले तो छन्न की आवाज होती है, बस पंच ऐसा ही होना चाहिए कि पाठक के बिल्कुल मध्य में जाके वो आवाज करे। ये मेरे लघु कथा के संबंध में विचार है। अब आगे बताइए आपकी, आगे मैं क्या करूं? लघु कथा, नरेंद्र जी की लघु कथा के बारे में अपने विचार प्रकट करूं? बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो वही बोलना है, वही बोलिए। वही जी। हाँ, ये है सिद्धेश्वर जी के, ये नरेंद्र जी ने आपके बारे में बहुत कुछ कहा, और इतना, मतलब मैं कुछ भी नहीं कह सकती। वाकई आप में बहुमुखी प्रतिभा भरी हुई है, और आपके चित्र जो है, जो आड़ी तिरछी ऐसी होते हैं डंडियों के बने हुए, उसमें बहुत गहराई है। और शायद ये आपको गॉड गिफ्ट ही होगी, या आपने सीखा होगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। ये किसी किसी में गॉड गिफ्ट रहती है, ईश्वर प्रदत्त रहती है। जी, मैं सीखा नहीं हूँ, सही बात है, कहीं से सीखा नहीं हूँ, गॉड गिफ्ट ही मानिए।
मैं वही कहूंगी कि लगता ही है उससे कि लकीरें खींच के एक चित्र को उभार देना, उस चित्र में कथा को उभार देना बहुत बड़ी बात है। तो नरेंद्र जी ने जो कुछ आपके बारे में कहा वो वाकई बिल्कुल सही कहा, और ईश्वर करे आप ऐसी ही ऊंची उड़ान लेते रहें और आगे बढ़ते रहें, और लोगों की शुभकामनाएं, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब मैं आती हूँ नरेंद्र जी की लघु कथाओं पे। लघु कथाएं मानक पे हैं। लघु कथाएं जो है उसकी भाषा भी सरल है, लघु कथाओं का वाचन बहुत अच्छा है, और लघु कथाओं पे आपने सामाजिक और पारिवारिक विषयों को, विसंगतियों को ऊपर उठाने की प्रयत्न किया है, और वो अपने इस प्रयत्न पे सफल भी हुई है। उनकी कुल मिला के मेरे ख्याल से 8 लघु कथाएं यहाँ पर उन्होंने वाचन किया। वाचन तो बहुत अच्छा है उनका। जैसा आप बताते हैं रेडियो स्टेशन पे आपने काम किया, तो रेडियो स्टेशन में जाने वाले की तो आवाज में उतार चढ़ाव, कॉमा, विश्राम और पूर्ण विराम, ये सब चीजें बिल्कुल सही शब्दों की जगह रुकना, और शब्दों का उच्चारण भी, वर्ण का उच्चारण भी, कर लोग सा को शा बोल जाते हैं, इस तरह से नहीं, उच्चारण आपका बिल्कुल शुद्ध रहा। तो पहली का लघु कथा है आपकी विडंबना। काम वाली बाइयों का हमारे यहाँ ये है कि आदमी मार ले पीट ले, हमें आवाज नहीं उठानी है, क्योंकि वो हमारा पति है, और विशेष तौर पे पढ़ा लिखा वर्ग तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो तो अपने उस पे आ जाता है कि हम जो है अलग हो जाएंगे, अलग रहेंगे। लेकिन ये बाइयां जो है ये बहुत पतिभक्त होती हैं, कितना भी उन्हें मार ले। तो विषय इस पे बहुत सारे लोगों ने लघु कथाएं लिखी हैं, तो ठीक है, विषय आपने उठाया है। बहुत सारी, बहुत तरह की लघु कथाएं इस पर गई हैं और हम पढ़ने में आई हैं, पर आपने जो शिल्प बांधा है वो बहुत अच्छे से इसको बांधा है, ताकि पढ़ने में ये कथा रोचक लगी है। दूसरी है समाज सरिता, यही है शायद, है ना? समाज सरिता यही नाम है? समाज सेविका। समाज सेविका। सेविका, अच्छा। तो ये बिल्कुल हम अपने घर की अक्सर पुरानी चीजें जो है वो देते हैं, गरीबों को बांटते हैं और नाम लूटना चाहते हैं कि भैया हमने बड़ा समाज सेवा का काम किया। इस बात में मुझे सुधा मूर्ति जी का एक बार लेक्चर मैंने सुना था। उन्होंने ये बात कही थी, जब भी आप दान करें तो वही चीज दान करें जो आप खाना पसंद करते हैं, वो अन्न दान करें, जो आप पहनना पसंद करते हैं वो कपड़े दान करें। फटे पुराने कपड़े इस तरह से या घर में बेकार पड़े हुए हैं, ऐसी चीजों का दान न करें। तो आजकल बिल्कुल समसामयिक रचना है आपकी, ये लघु कथा है। वास्तव में समाज सेविकाएं बनी फिरती हैं, लेकिन वो इसी तरह से ये यूजलेस चीज है, बेकार चीज है। हमारे लिए जो यूजलेस है उसे हम दान करके दानवीर बन जाए। बहुत अच्छी, मुझे आपकी ये लघु कथा बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी। कुलदीपक के बारे में भी मेरा जो है, जो योगराज सर ने कहा वही विचार यहाँ पर आया कि कंघी बेचने वाली वो जो बूढ़ी थी, उसने अपने ये तो बता दिया कि खाना, जब वो खुद अपने बेटे की बुराई कर रही है तो सुन क्यों नहीं पा रही? यहाँ ये कहना चाहिए बिल्कुल विपरीतता आ गई है। अरे तुम खुद ही अपने मुंह से बेटे की बुराई कर रही हो, अब जब दूसरा कर रहा है तो तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है। तो इस लघु कथा को भी आपने जो है वैसे बांधा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके के, आकर्षक तरीके से आपने इसको ताना बाना इसका बुना है। और इकलौते बेटे से प्रेम तो होता ही है, अब जब तुम्हें इतना प्रेम है तो तुम उसकी बुराई भी मत करो भाई, है ना? ये बात यहाँ पर आपकी आई है। लिंग भेद पे आपकी लघु कथा है पुत्र प्रेम की, ये भी बहुत अच्छी। तो मैं इसको नहीं बोलूंगी, लिंग भेद पे भी बहुत लोग लिख रहे हैं, बहुत लोग लिख रहे हैं, और कुछ नयापन मुझे यहाँ पर प्रतीत नहीं हुआ। और इसके बाद है रोटी पर झगड़े, अच्छी लघु कथा। ये लघु कथा मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, कि सपनों पे सबका अधिकार है। जो भरा पेट है वो ऊंचे ऊंचे सपने देखेगा, परी के देखेगा, आसमान के देखेगा, चांद के देखेगा, प्रकृति के,
लेकिन जिसने रोटी ही नहीं देखी हो या उसको बड़ी मुश्किल से रोटी मिलती, वो तो खाने के ही सपने देखेगा। ये कथा आपकी मुझे बहुत ही बहुत अच्छी अच्छी लगी, लोककथा, हमें भी बहुत अच्छी बहुत लगी है। अच्छी लघु कथा। अच्छी लोककथा। बिल्कुल तारीफ, ये किसी तारीफ रचनाकार है, की 2 रचनाएँ भी बहुत अच्छी हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बढ़िया। जिस तरह नहीं, सब अच्छी है, हाँ, लेकिन सब कुछ बढ़िया रचनाएँ बहुत अच्छी है। है। देखिए कोई बहुत अच्छी गज़ल होती है, आप गज़ल देख लीजिए। कोई गज़ल बहुत अच्छी होती है लेकिन कोई शेर इतना बढ़िया होता है, कोई एक शेर जो अरे पूरी बड़ा गज़ल को बिल्कुल। प्रातत्व हो जाता है। वही बात है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। वैसे ही है, कोई लघु कथा बहुत अच्छा, सब अलग-अलग, कोई किसी का शिल्प बहुत बढ़िया जाता है, तो किसी का शीर्षक हम उतार लेते हैं, और किसी का अंत तो ऐसा रहता है कि बिल्कुल मन एक ऐसा हो जाता है कि वाह! क्या बात है ये! पंच अंत जो रहता है वो देख के। तो सब अलग-अलग रहता है, विविधता। और ये व्यवस्था में भी वही बात मैंने पहले भी कही थी, मैं भी पहले शुरू-शुरू में ऐसी गलती कर देती थी। 5 साल का भाई है, 4 साल की बहन है, और तो एक ने मुझसे कहा, लिख दिया था वहीं पे टिप्पणी में, क्या आप ठीक है वहाँ पे जो 5 साल का, वो ये बात मैं कभी नहीं वो तो हमको लगता है वो योगराज प्रभाकर ही कहे होंगे। योगराज प्रभाकर ही कहे होंगे। तब मैं भी नहीं, लगभग लिखने वो नहीं, लगा। कोई और थे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। जी, शायद शुक्ला थे कोई एक, उन्होंने जी, जी। लिखा था ये। वो बात मुझे अच्छे से याद है। विमल शुक्ला ने विमल शुक्ला, हाँ करेक्ट, विमल शुक्ला ने लिखी थी। तो मैं नहीं भूली जब उस से बात योगराज को। प्रभाकर जी बोले हमने हैं, बराबर मैं भी लगभग अब लगभग लिखने लगा। तकरीबन इन शब्दों का प्रयोग करती हूँ, लगभग या तकरीबन इस बात का प्रयोग करती हूँ। और मानसिक गुलामी विषय बहुत अच्छा उठाया आपने। इसी समय का है, हम इतने मानसिक रूप से अंग्रेजी के गुलाम से ही हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा है कि उन्होंने पेरेंट्स, अरे भाई तुम इतने ही हिंदी वाले हो, इतने ही अपनी भाषा को प्रेम करते हो, तो हिंदी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते ये लोग? हाँ? हिंदी स्कूल के लोग क्या बेवकूफ हैं? क्या पढ़े लिखे नहीं है? क्या डिग्री नहीं है उनके पास? आप सिखाते हैं तो वाकई ये बच्चे के साथ भी मुझे ऐसा लगा कि बच्चे के साथ भी ये गलत हो जाता है। जब वो क्लास में बैठेगा और बी फॉर भगत सिंह बोलेगा, तो दूसरे बच्चे तो उसको बड़े आश्चर्य से देखेंगे। तो इस पे थोड़ा सा आप फिर थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़ा सा कुछ और विचार लीजिए। और अंत बड़ा अच्छा किया आपने लाइन में कि प्रिंसिपल ने घंटी बजाई, नेक्स्ट। उनको ये बात पसंद ही नहीं आई कि बी फॉर भगत सिंह और आई फॉर इंडिया। तो थोड़ा सा ये हो जाता है ऐसा, बच्चे के भी मन में हीन भावना से आने लगती। मैं समझती हूँ ऐसा कि दूसरे तो बी फॉर बैट बोल रहे हैं, बी फॉर बैट बोल रहे हैं, और हम बोल रहे हैं भगत सिंह। हाँ? तो थोड़ा सा इस पे मैं सोचती हूँ कि आप एक बार विचार करें इस लघु कथा पे, मानसिक गुलामी। वैसे मानसिक गुलामी तो हम सब में है। बड़ी हिंदी की बातें करते हैं 14 सितंबर के दिन, बहुत हिंदी हिंदी हिंदी। और उनसे ही पूछ लीजिए कि उनके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। मानसिक गुलामी तो उनके अंदर भरी हुई है ना, हम सबके अंदर भरी हुई है। बच्चे ने इंग्लिश में एक सेंटेंस अच्छा पूरा बोल दिया, हम ऐसे गदगद हो जाते हैं कि हमारा बच्चा जो है वॉइस राय हो गया है कि क्या हो गया है। और हिंदी अगर अच्छे से बोलता है तो हम लोगों को भी थोड़ा सा ये लगता है, खराब लगता है। तो हम सभी मानसिक गुलामी के शिकार हैं। पर अच्छी लिखी है, एक बार फिर से इस पे आप थोड़ा सा और अलग से बना के लिख सकते हैं। दावत, दावत का भी बहुत शिल्प बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। साधारण सी बात है। वो कहती हमारे यहाँ दाल रोटी बनती है, वो कहता है हमारे यहाँ तो इसमें ये सब बनता है। ये बहुत साधारण सी बातें हैं। और अब इस तरह की लघु कथा सुनकर, पढ़कर, देखकर मन में किसी तरह का उफान सा नहीं आता, पता नहीं क्यों। एक तो अब थोड़ा तो ये है कि अब मैं जहां तक समझती हूँ, अब कहाँ गरीबी रह गई है। सरकार बहुत दे रही है, बहुत दे रही है सरकार, अन्न दे रही है, पैसा दे रही है, सारी योजनाएं जो है उस पर चल रही है। तो ये तो कहना ही गलत है कि हमारे यहाँ रोटी और मिर्ची रहती है और हम खाते हैं। और शायद हो भी सकता है, दूर दराज गांव में कई ऐसे भी गांव हैं जहाँ के बच्चे अन्न नहीं देख पाते। तो ये दोनों ही बातें इसमें हैं। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत कमजोर कथा है,
बड़ी कमजोर लगी ये कथा। तो कुछ और विसंगतियां निकालिए, बहुत सारे विषय हैं। अभी सर की एक लघु कथा कॉलेज में निकलने वाली है जो वैश्विक सरोकार से है। तो इस तरह के हम अलग से विषय निकालें, और अगर सामयिक विषय निकालते हैं तो उसका शिल्प ऐसा रखें कि बस मजा आ जाए। शिल्प भी अपनी सुंदरता रखता है, शीर्षक भी रखता है। लघु कथा के यही 3-4 कलेवर, लघु कथा कलेवर के लिए 3-4-5 पॉइंट है जिनको हमें ध्यान में रखकर अच्छी बनाई जा सकती है। बस मैं यही कहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई आपको। बहुत विस्तार आप से आपने समीक्षा किया है, और जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, आपने बहुत विस्तार से समीक्षा किया है। और लगभग योगराज प्रभाकर जी से मिलती जुलती ही आपकी प्रतिक्रिया भी है। और लेकिन समय सुनीता बहुत मिश्रा जी, मैं एक बात आपके माध्यम से सभी साथियों के साथ शेयर करना चाहूंगा, नरेंद्र कौर छाबड़े जी की समेत। हाँ, एक शब्द है, आप लिख लीजिए जिसके पास कॉपी पेंसिल है, ट्रेंडिंग ट्रैप। क्या सर, एक बार फिर से बताइए। ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग, हाँ, ट्रैप। हाँ, बिल्कुल, ट्रेंडिंग ट्रैप। ट्रेंडिंग ट्रैप क्या है कि ये कुछ हमारे जहन में ना, हमारे दिमागों में कुछ चीजें बसी हुई हैं, हम उनसे बाहर नहीं निकल पाते। हमें लगता है कि काम वाली बाइयां जो है ना, इनके पति शराबी होते हैं, इनको मारते ही हैं, ठीक है जी, ये गरीबी होती हैं। मैं आपको बात बताता हूं, अगर मुझे मौका मिला तो आपको लघु कथा एक लघु कथा भेजूंगा, पंजाबी की लघु कथा है। एक बाई को उसकी मालकिन पूछती है कि बाई बोलती है कि जी मुझे घर जाना है, मेरे बच्चा स्कूल से आने वाला है, मुझे उसको खाना खिलाना है। तो मालकिन बोलती है तुम्हें खाने की क्या चिंता, वो तो अपना मिड डे मील में खा के आएगा। उसने कहा बीबी जी, मेरा बच्चा फलाने मॉडल स्कूल में पढ़ता है, उसको वैन लेने आती है। कोई जरूरी नहीं कि जो बाई है उसका आदमी पीटता हो, उसका पति शराब पीता हो। मेरे एरिया में कुछ एक जो लेडीज ये घरों का काम करती हैं, मेरे घर में काम नहीं करती हैं कोई। मैंने अपने घर में रखा था अपनी बीवी के लिए, तो उन्होंने कहा कि मेरी रसोई में कोई नहीं घुसेगा। तो वो मेरी वाइफ को भी गए हुए 4-4.5 साल हो गए हैं। सिद्धेश्वर भाई, 5-6 लेडीज ऐसी हैं जो ऐसे घरों में काम करती है जिनके मकान मालिक किराए पे हैं, लेकिन उनके अपने बड़े बड़े मकान हैं और उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। तो समाज बहुत बड़ा ना है, अब हर जगह हर तरह के ना मैं लोग। वही बोल रहा हूँ ना, ये ट्रेंडिंग ट्रैप से बाहर निकलिए। नहीं, ठीक है। दूसरी बात, हमेशा हम ये बोलते हैं कि जो बूढ़ा वृद्धाश्रम में गया है उसका जिम्मेवार उसकी बहू है, जो उसका बेटा है। हमने इसका दूसरा पहलू कभी नहीं देखा। जो बुजुर्ग भी है ना, वो भी कोई इतने ज्यादा दूध के धुले हुए नहीं है। अब चक्कर क्या, हम ट्रेंडिंग ट्रैप में फंसे हुए हैं। हमें लगता है कि यही सत्य है। अब जो इस सत्य से इतर जाके सोचेगा ना, ये हमारी जो लघु कथाएं हम इस तरह की लिखेंगे ना, सुनीता जी, इसकी उम्र 3-4-5 महीने होगी, हो सकता 3-4-5 हफ्ते हो या 3-4-5 दिन हो। लेकिन जो लघु कथा लीक से हटके लिखी हो सकता है कि उसकी उम्र जो है 40-50-60 साल हो। एक लघु कथा ऐसी है कि मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ये पड़ावर पड़साल में छपी थी। एक बहन अपने भाई को बोलती, जो अलग रह रहा है अपने बाप से, तुझे शर्म नहीं आती, माँ बाप अकेले रह रहे हैं, तू अपने अलग से मौज कर रहा है। तो वो बोलता है, मतलब अंत में उसका क्या पता चलता है कि बाप को तो पेंशन मोटी मिल रही है और वो बेचारा 50 बीमारियों से ग्रसित है। ठीक है, अब हम क्या होते हैं कि जी बाबूजी का चश्मा टूट गया, बाबूजी को दूध नहीं मिला। अरे यार, बाबूजी ने कुश्ती करनी है, उसको दूध चाहिए रोज।